हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप अच्छा कर रहे होंगे। जो लोग भी CHSL, CPO और सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दे रहे हैं, CHSL, CPO और CHSL एग्जाम, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम जो लोग दे रहे हैं, उनके लिए काफ़ी कारगर वीडियो होगी और यहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने सारे वीडियो को एक साथ कंपाइल कर दिया है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं जाएगी, ये 1.5 से 2 घंटे के बीच की वीडियो है। तो जितना आप लोग जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे उतना बेटर होगा। ज़्यादा नहीं, 1.5x पे लगा के अगर दो बार भी नहीं समझ में आया, दो बार भी देख लेंगे। तो मैं लगभग लगभग सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर CPO की बात करूँ तो 4 से 6 क्वेश्चन इसी आपको क्लास से मिल जाएगा। और अगर सिलेक्शन पोस्ट और CHSL की बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन जो पॉलिटी के आते हैं वो डायरेक्टली यहाँ से मिलेंगे, या तो ऑप्शन से मिलेंगे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि समय आपका भी ज़्यादा लेना उचित नहीं होगा, और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपके लिए करंट अफेयर लास्ट के 6 महीने का एटलीस्ट करा दूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डैश है, वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 1950 से नवंबर 1951। कह रहा है कि जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, वो कौन थे। ठीक है, और ये पहले थे। ठीक है, पहले थे ये। इसमें सबसे बड़ी यही क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि उसके पहले जो थे ना चीफ जस्टिस, अब देखिए 26 जनवरी को क्या हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक हुआ, गणतंत्र। ठीक है, अब उस दिन संविधान लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा तो उसी के बाद क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट एक्ट होगा। तो 28 जनवरी को तकरीबन सुप्रीम कोर्ट का मतलब कि वो हुआ इनॉग्रेशन टाइप का। ठीक है, 28 जनवरी को। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो वो जो थे वो थे एच जे कानिया। एच जे कानिया थे, ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, पहले CJI थे इंडिया के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। अगर बात करें बिजन कुमार मुखर्जी की, तो बिजन कुमार मुखर्जी ये हमारे चौथे चीफ जस्टिस थे। और MC महाजन, जो कि मेहर चंद्र महाजन भी बोला जाता है, ये थर्ड चीफ जस्टिस थे। और भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा 6th चीफ जस्टिस थे। इन्हें याद करने की जरूरत नहीं, इसमें से बस आपको याद करना है एच जे कानिया। एच जे कानिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्यूशन में PDF कोशिश करूंगा प्रोवाइड करा दूं आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आप देख लीजिएगा। और प्लस जो लोग नहीं जुड़े हैं, मैं एक चीज और बता देता हूँ। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो यहाँ पे, ये टेलीग्राम चैनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो लोग वहां पे भी जुड़ जाएं। प्लस मैं SSC CGL का 1-to-1 मेंटरशिप भी कराता हूँ। और जीके का फ्री क्विज यहाँ पे आपको मिलेगा। लूसेंट की जितनी भी बुक है उसके सारे क्विज मैं बना के यहाँ प्रोवाइड कराता हूँ। और उसके बाद अगर बात करें ब्लैक बुक का, वकैब सारा और ग्रामर यहाँ पे कोशिश की जाती है पूरी आपको प्रोवाइड कराई जाए। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं इन चैनलों से जुड़ जाइए। मैक्स टू मैक्स आपको फ्री में प्रॉफिट दिलाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बाकी आपके ऊपर है, जितनी आप तैयारी कर सकते हैं करिए। ठीक है, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। देखिए, अपॉइंट करने का एक होता है ना कि एक सिस्टम होता है। जैसे जो चीफ जस्टिस पहले रहते हैं वो, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज। सीनियर मोस्ट, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज, ये लोग बैठते हैं और इन्हीं को बोला जाता है कोलिजियम। इन्हीं को बोला जाता है कोलिजियम। ठीक है, कोलेजियम। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम का आपने नाम सुना होगा। इन्हीं को बोला जाता है कोलिजियम सिस्टम। ये डिसाइड करते हैं कि कौन होगा अगला चीफ जस्टिस। और बेसिकली 100% टाइम पे अब यही हो गया है कि जो चीफ जस्टिस के जस्ट बाद मोस्ट सीनियर जज होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। ठीक है, चीफ जस्टिस मान लीजिए इन चारों में से कोई एक होगा तो उसको बना दिया जाएगा। अब ये चीफ जस्टिस जो भी मतलब ये लोग जो 4 जज और चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं, ये रिकमेंडेशन जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट फिर उसको फाइनल मुहर लगाते हैं। तो होगा इसका आंसर क्या, प्रेसिडेंट। याद है। ठीक है, अब मुझे लगता है ये याद रहेगा आपको। और किस आर्टिकल में आता है ये, आर्टिकल 124A में आता है, 124(2) में आता है, सब क्लॉज 2 में। तो याद रखिएगा। एंड 124 में आता है चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द कंट्री वाइस प्रेसिडेंट ट्वाइस। कौन 2 बार प्रधान भारत का उपराष्ट्रपति बना। ठीक है, इस देश का कौन 2 बार उपराष्ट्रपति बना। वैसे तो इसमें से पूछा गया है। अगर बात की जाए तो अभी रिसेंट में भी एक लोग थे। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कमेंट में बताइए कि वो कौन थे। इसमें अगर मैं बात करूं तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, और ये पहले हमारे उपराष्ट्रपति भी थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो ये जो थे ये पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और ये 10 साल तक 2 बार रहे हैं। ठीक है, 10 साल तक, 1952 से लेकर के 1962 तक ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, तो याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं।
व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा कंस्टिट्यूटेड, पहली लोकसभा कब बनी? पहली लोकसभा देखिए 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा बन गई थी। ठीक है, अब मतलब गठित हो गई थी, लेकिन जब लोकसभा का पहला जो वो हुआ था, जिसको कहते हैं कि भाई आप मतलब कि एक होता है ना, पहली मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 13 मई को। ठीक है, 13 मई को, 13 मई 1952। तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये चीजें भी याद कर लीजिएगा, फैक्ट है। तो अगर आंसर देखा जाए इसमें तो कौन सा होगा? 1952 सी। ठीक है, 90 देख लीजिए यहाँ पे है। और फर्स्ट लोकसभा वाज 5 ईयर वाज डिसॉल्व, कब पहली बार लोकसभा डिसॉल्व हुआ था? तो वो था 4 अप्रैल 1957। तो ये भी याद रख लीजिएगा, कई बार ये तो पूछता नहीं डिसॉल्व वाला, लेकिन मेजोरिटी ये पूछता है पहली बार गठन कब हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पावर टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस? ठीक है, इसमें से किसको पावर दिया गया है कि ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट करने का? तो ये पावर प्रेसिडेंट को दी गई है, और बेसिकली प्रेसिडेंट इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। और मैक्सिमम ये 6 महीने 6 वीक तक रखी जा सकती है। ठीक है, पहली चीज। और ये ऐसा नहीं है कि लगातार 6 महीने 6 वीक के लिए एक बार बना दिए, उसके बाद भी ये मतलब एक्सटेंड हो सकती है, बट उसके लिए फिर से आपको पूरा प्रोसीजर फिर से रिन्यू करना होगा, और ये भी रिन्यू होता रहता है। ठीक है, वीक वाइज। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है ना कि एसएससी के एग्जाम में, खासकर कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, मतलब कोई भी एमटीएस, उसमें सबसे ज्यादा बार अगर मतलब कहेंगे ना तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है अभी सीजीएल में भी आया हुआ था, और ये बड़े बड़े एग्जामों में भी आए रहते हैं। तो एक मैं बेसिक आपको इसमें बता देता हूँ, मैंने इसीलिए एक पेज भी छोड़ा था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पहली चीज की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि इसमें इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, इलेक्टेड मेंबर किसके? लोकसभा के और राज्यसभा के, दोनों के होते हैं। ठीक है, प्लस स्टेट असेंबली के होते हैं, इलेक्टेड मेंबर स्टेट असेंबली के होते हैं, जिसको हम लोग एमएलए भी बोलते हैं, एमएलए। प्लस 2 यूनियन टेरिटरी के भी होते हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, दिल्ली एंड पौंडीचेरी चेरी के इलेक्टेड एमएलए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा वाला सिस्टम है। तो ये लोग हुए, ये लोग जो है इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, किसके? प्रेसिडेंट के। लेकिन अगर बात करें रिमूवल की, तो ऑल मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, नॉमिनेटेड भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं ये। हाँ, क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ये सही है। ठीक है, अगर इसमें यूनियन टेरिटरी भी ऐड कर दिया जाए दो, तो दिल्ली एंड पौंडीचेरी, तो वो भी हो जाएगा। इलेक्टेड मेंबर नॉमिनेटेड नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो गया, नॉमिनेटेड है ही नहीं। इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली, ओनली अगर नहीं लिखा होता तो भी ये भी सही होता। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ, तो नॉमिनेटेड आ गया तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? ए। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट आते हैं, अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज, अपर हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर हाउस को हम लोग बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा को अपर हाउस क्यों बोलते हैं, ये भी एक सवाल होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो है ना काफी बुजुर्ग लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस काफी होगा। आप देखेंगे राज्यसभा में काफी शांति रहती है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो होते हैं काफी मेच्योर होते हैं, और राजनीति में काफी साल दे चुके रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत जल्दी राज्यसभा में भगदड़ और ये नहीं मिलती है। लेकिन लोकसभा में आप देखेंगे अक्सर आपको भगदड़ मिल जाती है। कारण क्या है? क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर होते हैं, और कई बार पॉपुलैरिटी की वजह से आ जाते हैं, मेच्योरिटी नहीं होती है, और कई बार हमारी गलती की वजह से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। प्लस इसको क्या बोला जाता है? पॉपुलर चेंबर भी बोला जाता है, पॉपुलर चेंबर भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज टू रिजाइन व्हेन द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास इन लोकसभा? किसको रिजाइन करना होता है अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है? तो ये होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मतलब जो मंत्री का परिषद होता है, जो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ता है, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ता है। ठीक है, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ता है, समझ रहे हैं आप? फिर उसके बाद अगर बात की जाए, तो अगर बात की जाए
कि अगर मान लीजिए बस नो कॉन्फिडेंस मोशन एक मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाएगा तो वो मिनिस्टर देगा, अगर ओवरऑल पार्लियामेंट के खिलाफ लाया जाएगा तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एनी एक्ट पास बाय पार्लियामेंट बिकम लॉ ओनली आफ्टर अप्रूवल ऑफ। अगर कोई की मतलब डैश है कि स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही सांसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है। कौन किसके साइन करने के बाद? देखिए होता क्या है, लोकसभा में पहले जाता है या राज्यसभा में जाता है, फिर उसके बाद दूसरा राज्यसभा मान लीजिए गया। अब इन दोनों में होने के बाद फिर प्रेसिडेंट का साइन चाहिए होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर बात की जाए प्रेसिडेंट के मतलब अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो ये तीनों पार्लियामेंट के पार्ट हैं, ये याद रखिए, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन द पार्लियामेंट हु टेक द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। अब बात कह रहा है कि संसद में एक विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो ये लेते हैं स्पीकर महोदय, क्योंकि ये पास कहाँ होता है? लोकसभा में। लोकसभा का हेड कौन है? स्पीकर है। और अगर हम लोग ऐसे बात करें हायरार्की में, तो सिक्स्थ रैंक पे आता है स्पीकर इंडिया में। और सिक्स्थ रैंक पे एक लोग और आते हैं, सीजीआई ऑफ इंडिया। और ये जो पोजीशन होती है ये कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर की होती है, अगर रैंकिंग में बात की जाए कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर की होती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ये चीजें हो गई। दूसरा चीज इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है कि मनी बिल किस आर्टिकल में आता है? तो 110 आर्टिकल में आता है। और यूपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन भी था, 109वां आर्टिकल किससे रिलेटेड है? तो ये मनी बिल के प्रोसीजर से रिलेटेड है, ठीक है। तो मनी बिल से है, लेकिन मनी बिल बेसिकली किससे है? जो अगर स्पीकर की बात की जाए तो ये 110वां आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे, लेकिन प्रोसीजर की बात की जाए तो 109वां है, ठीक है। इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वेयर जीरो आवर इज, जीरो आवर क्या होता है? ठीक है, भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या किसे कहते हैं? बेसिकली शून्यकाल क्या होता है ना, कि क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद का ही जो होता है उसे शून्यकाल कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन जीरो आवर बोलते हैं, और ये हमारे यहाँ स्पेशली इजाद है, ये स्पेशल हमारे यहाँ है और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि जीरो आवर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में। और दूसरी चीज कि ये आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन आवर के बाद जस्ट आता है जीरो आवर, याद रखिएगा। हाउ मेनी सेशन इन द लोकसभा? तो देखिए तीन टोटल होते हैं, राज्यसभा में भी तीन होते हैं। एक होता है बजट सेशन, बजट सेशन, ठीक है। दूसरा होता है मानसून सेशन, और तीसरा होता है विंटर सेशन, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा, तीन सेशन होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, तीन। हाँ देखिए इसमें आंसर में भी दिया होगा मानसून सेशन, और ये मंथ भी है फरवरी टू मई, मंथ जुलाई टू सितंबर एंड नवंबर टू दिसंबर। फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा कम्स इन, पहला सेशन लोकसभा का कब शुरू हुआ? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि 13 मई को 17 मई को, 17 अप्रैल को क्या हुआ था भाई? ये हो गई थी, सरकार बन गई थी, ठीक है। कौन बन गया? सरकार बन गई, जैसे अभी बनी है सरकार बन गई। अब 13 मई को क्या किया गया? 13 मई को पहली लोकसभा में सेशन हुआ, मतलब पहली बार जाके लोकसभा में लोग बैठे। कब बैठे? 13 मई को। तो ये भी देखिए क्वेश्चन सीएचएसएल में आया हुआ है 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट याद रख ले, 1952 में, क्योंकि 1952 में बनाया। और ये भी बता दें पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था कब हुआ था? 1951 में शुरू हुआ था, और 51 वाला ही रिजल्ट आया था कब आपको? 1952 में, और लोकसभा गठित हुई थी। थोड़ा सा उस समय डिले होता था क्योंकि टाइम प्रोसीजर बहुत बड़ा होता था, और ये पहली बार इलेक्शन था, ये फर्स्ट इलेक्शन था। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इलेक्शन किस ईयर में हुआ। लोग क्या लगता है 1950 में हुआ, 1947 में हुआ, आजादी के बाद का जो जनरल इलेक्शन हुआ था। हु डिसाइड द एडमिनिसिबिलिटी ऑफ अ क्वेश्चन इन द लोकसभा? मतलब जो एडमिशन होता है वो कौन डिसाइड करता है क्वेश्चन आवर का? तो वो डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर करेगा। लोकसभा की बात कर रहा है तो लोकसभा में सबसे हेड मैंने किसको बताया? स्पीकर को। तो स्पीकर ही डिसाइड करेगा, ठीक है। हु एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसी दैट अराइज ड्यू टू द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट? आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, प्रेसिडेंट के जाने का सबसे ज्यादा अगर खुशी होती है किसी को तो वो होती है वाइस प्रेसिडेंट को। मैंने ये चीजें आपको आगे वाले वीडियो में भी मिल जाएगा। प्रेसिडेंट को होती है, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट दोनों प्रेसिडेंट ना रहे तो वो होती है सीजीआई को, ये याद रखिएगा। तो प्रेसिडेंट सबसे पहला, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सीजीआई बनेंगे, और सीजीआई भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट।
अब ओथ की बात करें तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो सीजीआई दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के प्रोसेस से किसको हटाया जा सकता है, तो इनको ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल किस में मेंशन है, ये 61 में, ये याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 61 में। देखिए, गवर्नर को डायरेक्टली प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, उसके लिए उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर को क्या है, प्राइम मिनिस्टर का अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन दे देगा तो हो जाएगा, और अगर उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा तो भी रिजाइन दे सकते हैं। बट उनको हटाने का प्रोसीजर ऐसा है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो भी हट जाएंगे, लेकिन इम्पीचमेंट नहीं होता है। चीफ मिनिस्टर का भी सेम प्रोसेस होता है जो प्राइम मिनिस्टर का होता है, बस ये विधानसभा में होगा। ठीक है, ये विधानसभा में होगा। दूसरा चीज, ये चीफ मिनिस्टर तब भी रिजाइन दे सकते हैं जब प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है, तब भी दे सकते हैं, बट वो केस अलग हो जाता है, उसमें अलग चीजें वो मैं इमरजेंसी वाले प्रोसीजर में बताऊंगा। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड, कितने मेंबर राज्यसभा के नॉमिनेटेड होते हैं, तो वो है 12 मेंबर। ठीक है, ज्यादा इसमें जाते नहीं है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन होल्ड द ऑफिस फॉर टर्म ऑफ अ ईयर, कितने साल के लिए प्रेसिडेंट अपना ऑफिस में रहते हैं, जो टाइम होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन सी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये पहली आदिवासी महिला है, आदिवासी महिला है। ठीक है, महिला है। तो दूसरा चीज क्या है कि ये पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जो कि आजाद भारत में पैदा हुई हैं, राष्ट्रपति हैं जो आजाद भारत में पैदा हुई हैं। तो ये चीजें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इलेक्शन इलेक्टेड पार्लियामेंट विल बी टू हाउस केम इनटू बीइंग इन इंडिया। अब देखिए, किस वर्ष में दो सदन वाली प्रथम निर्वाचन संसद अस्थायी रूप से आई थी, तो किस ईयर में आई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार में आ चुका है, ऊपर भी आप देख चुके हैं, 2-3 बार पूछ दिया गया है। तो ये आई थी 1952 में, 1952 में। और राज्यसभा के साथ क्या होता है कि हर 2 साल पे इसके 1/3 मेंबर रिटायर, मतलब हट जाते हैं, नए आ जाते हैं। कारण क्या है कि टोटल 6 साल का इनका टेन्योर होता है राज्यसभा में, और लोकसभा में कितने साल का टेन्योर होता है, 5 साल का। ये डायरेक्टली इलेक्टेड आते हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड आते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये रही ओवरऑल क्लास, आई होप आपको पसंद आई है। और नेक्स्ट आपको इसी का जो मैं कंपाइलेशन है एक साथ रख देता हूँ, तो जो लोग देखना चाहते हैं देखें। चलिए मिलते हैं। हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। चलिए आज की लेक्चर को शुरू करते हैं, और उसके पहले मैं बेसिक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो लोग मेरे फ्री मेंटरशिप से नहीं जुड़े हैं वो लोग मेंटरशिप से जुड़ जाएं। और यहाँ पे जीके की क्विज और इंग्लिश की क्विज फ्री में मिलती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और कोशिश करते हैं कि इस वीडियो को पूरा करते हैं, ताकि जो अभी आपके रिसेंट एग्जाम है, जैसे CHSL है, CPO है और सिलेक्शन पोस्ट है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक अच्छी खासी नहीं होता कि एक लास्ट में मतलब वो मिल जाए आपको कि ब्रसअप हो जाए आपका जो प्रिपरेशन हुआ है, और उन चीज़ों में एक अच्छा खासा वो लग जाए, थोड़ा सा एक नहीं होता मसाला लग जाना, ताकि एक रिवीजन हो जाएगा इंस्टेंट। कोशिश करते हैं कि इसको कंप्लीट किया जाए ताकि आप इसको अच्छे से कर सकें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। और मैंने टोटली PYP को कवर इसलिए किया है कि ताकि डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से आपको दिखे कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इन चीजों में। विच पैनल सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सजेस्टेड टोटल डी कंट्रोल ऑफ सुगर इंडस्ट्री। अब देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है सुगर इंडस्ट्री की। यहाँ पे भारत सरकार द्वारा गठित किस पैनल में चीनी उद्योग के पूर्ण नियंत्रण की बात कर सकते हैं, विनियंत्रण की, मतलब जिसपे नियंत्रण नहीं होगा, कौन से पैनल के बाद शुरू हुआ, तो इसका आंसर याद रख लीजिए क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन तो इसमें ज्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता। रंगराजन पैनल था जिसने इस चीज को सजेस्ट किया था। ठीक है, तो आंसर होगा बी, रंगराजन। इसमें ज्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता, इसलिए मैं इस पे जा नहीं रहा हूँ। हाँ, ये चीज याद रखिएगा कि ये 2012 में ये कमेटी इस चीज को फैसले को लाई थी। तो कई बार ईयर भी पूछ देता है, तो ईयर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। The group of seven was a member of parliament from United Kingdom consists to suggest constitutional reform for the British India। अब देखिए, ये कह रहा है कौन सा, देखा जाए तो ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। कौन, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का 7 सदस्यीय समूह था जिसका गठन ब्रिटिश भारत में किया गया संवैधानिक सुधारों के लिए। अब संविधान के सुधार के लिए कौन सा इसमें से गठन किया गया, अब संविधान के सुधार की बात है, इसलिए इसने इसमें मेंशन भी है। तो संविधान के सुधार की अगर बात की जाए तो इसमें से था साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन था। बाकी चीजें अलग अलग थी, जैसे फ्रेजर जो था ना, वो एजुकेशन के रिफॉर्म से रिलेटेड था।
ठीक है, लाइक। और अगर बात करें हंटर था, तो हंटर जो था ये जलियांवाला बाग का था। ये जलियांवाला बाग जब हुआ था, जलियांवाला बाग जब हुआ था, तो उसके बाद ना हंटर कमीशन बना था। हंटर कमीशन बेसिकली था ताकि जो मतलब कि जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर ने किया था, उस पे बात की जाए कि मतलब ये लिटरली ये सही था या बस बातें थी। ठीक है, तो उस पे बात की गई थी। और जो फ्रेजर कमीशन था, ये क्या बोलते हैं, जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया था इंडिया में रिफॉर्म लाने के लिए। किसमें? पुलिस में। ठीक है, तो ये पुलिस के लिए था। तो याद रखिएगा, फ्रेजर पुलिस से रिलेटेड है, ये हंटर जलियांवाला बाग से है, साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। और अगर सर्जेंट कमीशन की बात करें, सर्जेंट के बारे में आपने सुना भी होगा, सर्जेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो सर्जेंट एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन डेवलपमेंट इंडिया में। ठीक है, एजुकेशन डेवलपमेंट इंडिया में। और ये कब आया था? तो 1944 में। तो ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लीजिए आंसर। हाँ, अब देखिए कुछ स्टोरी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ ताकि चीजें आपको याद रहें। अब हुआ क्या, साइमन 1928 में इंडिया आया। अब इंडिया आया तो इंडिया वालों ने विरोध किया इसका। विरोध किया, क्या किया? विरोध। क्यों किया? क्योंकि ये आदमी, जो ये पैनल बना था 7 लोग का, इसमें एक भी इंडियन नहीं था, एक भी इंडियन नहीं था। क्यों हुआ था विरोध? इंडियन नहीं थे इसमें। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंडिया का बन रहा है तो इंडियन होने जरूरी है। अब हुआ नहीं तो इसमें एक नारा शुरू हो गया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अब इस नारे में सबसे बड़ा रोल किसका था? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अब ये पंजाब के बहुत ही फेमस, मतलब अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनको क्या किया पुलिस ने? लाठी चार्ज में मार दिया, इनकी हत्या कर दी। लाठी चार्ज में, लाठी चार्ज हुआ और ये वहां पे धरना दे रहे थे, इनको मारते मारते मार दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, लाठीचार्ज जब हुआ तो उसके बाद भगत सिंह ने इसी का बदला लिया था जब सॉन्डर्स का मर्डर किया था। सॉन्डर्स को मारा था, तो मर्डर हुआ था वो इसी, जो साइमन कमीशन आया था उसी के, अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्शन का नतीजा था। ठीक है, इसी विरोध का नतीजा था। तो और इस चीज को भगत सिंह जी कहते भी हैं, अपनी किताब में भी लिखते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी डज नॉट ड्रॉ एनी मेंबर फ्रॉम असम? इन चारों में से कौन सी, देखिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ कौन से एग्जाम में है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है, तो इसलिए मैं उस पर बार बार बोलने नहीं जाऊंगा। अब देखिए क्या हुआ, विच ऑफ द, हाँ, अब निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति राज्यसभा से रिलेटेड नहीं? इसमें से कौन से लोग हैं जिसमें राज्यसभा के मेंबर नहीं है? तो देखिए एक ही कमेटी है और वो सबसे बड़ी कमेटी है, लार्जेस्ट कमेटी है वो। ठीक है, लार्जेस्ट कमेटी है जिसका नाम है एस्टीमेट, जिसमें तकरीबन, तकरीबन नहीं, 30 मेंबर होते हैं और सारे लोकसभा से होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी वो है। तो अगर लार्जेस्ट भी पूछे तो भी एस्टीमेट होगा, इसका आंसर होगा ए। लार्जेस्ट भी पूछे तो भी सबसे एस्टीमेट होगा, कमिटी ऑन एस्टीमेट। और अगर पूछे लोकसभा से बस है तो भी यही होगा। और अगर ये भी पूछे कि किसमें राज्यसभा से नहीं है, तो भी कमिटी ऑन स्टेट एस्टीमेट्स होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप आंसर। मैं ये पीडीएफ का लिंक या पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड इंकल्जन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? कौन सी कमिटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को बोला? ये मैंने पहले ही बता दिया था कि सोन सिंह कमेटी ने इस चीज को 1976 में 42वां जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था, उसी में इस चीज को बता दिया था कि भाई 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड होंगे। ठीक है, और किस, कौन सी कमेटी थी? सोन सिंह कमेटी। अब बलवंत मेहता किससे है? बलवंत मेहता पंचायती राज से है, पंचायती राज से। और ये किस ईयर में है? तो लगभग लगभग 1956 पहली कमेटी थी पंचायती राज में। अगर सीक्वेंस आया तो बलवंत राय मेहता सबसे आगे होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट आते हैं, ये आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप बाई रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? इंटर स्टेट जो काउंसिल था वो सरकारिया कमेटी पे बना था। अब सरकारिया कमेटी कौन थे? अब देखिए सरकारिया कमेटी ना, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया और बहुत बार लोग इसको गलत भी करते हैं, तो इसलिए मैं इस चीज को आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो सरकारिया कमेटी थी वो स्टेट के रिलेशन में तो थी ही। इस, ये बनी कब थी इस पे मैं बात कर लेता हूँ। तो ये बनी थी 1800, मतलब गठन जब हुआ था, सॉरी 1983 में हुआ था।
और इसके हेड कौन थे? तो इसके हेड थे रंजीत सिंह सरकारिया। सरकारिया, ठीक है। अब ये रिपोर्ट कब सबमिट किए हैं? तो 1988 में। तो कुछ चीजें ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि कमेटी बनी कब, रिपोर्ट कब, और पूरा नाम भी कई बार पूछ देता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं कि ये किस लिए कमेटी थी, तो ये इंटर स्टेट गवर्नमेंट के लिए थी, जिसमें कि पावर शेयरिंग की बात की गई थी, और स्पेशली आर्टिकल 356 की बात की गई थी, जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल जो लगता है, स्पेशली इस चीज की बात की गई थी। नेक्स्ट आते हैं, देख सकते हैं आप आंसर। विजय केलकर कमेटी वाज फॉर्म टू स्टडी एंड इवेल्युएट। किस लिए विजय केलकर कमेटी बनी थी? तो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। 2018 17-18 में ना ये चीजें बहुत पॉपुलर हुई थी, पीपीई मॉडल, ट्रिपल पी मॉडल। अब ये ट्रिपल पी मॉडल एक्चुअली में होता क्या है? ट्रिपल पी मॉडल एक्चुअली में होता है कि इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की चीज होगी, ठीक है, गवर्नमेंट की चीज होगी, वो प्राइवेट कंपनी को दे देगा। अब प्राइवेट कंपनी इस पे कंस्ट्रक्शन करेगा, चीजें इंप्रूव करेंगे, उसमें पैसा अपना लगाएगा, अब पैसा लगा के बढ़िया बना देगा उसको। अब वहां से कुछ दिन तक वो एक फिक्स टाइम होगा, एक ड्यूरेशन दिया जाएगा, जिसमें कि वहां पे वो वहां से पैसा निकालेगा और बिजनेस को बिल्ड करेगा, टाइप ऑफ चीजें, यही एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। मतलब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब प्राइवेट संस्था, सब मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे और मॉडल तैयार करेंगे। एग्जाम्पल में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हबीबगंज स्टेशन था, जो कि अब रानी कमलावती नाम से जाना जाता है। हबीबगंज स्टेशन था, जिसको अब रानी कमलापति पति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भोपाल में है। ये पहला स्टेशन था जो कि पीपीई मॉडल पे बना था, ठीक है, पीपीई मॉडल बना था। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकंड बैकवर्ड कमीशन इज आल्सो नोन एज। सेकंड बैकवर्ड कमीशन का दूसरा नाम क्या है? तो ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, अगर चाहेंगे तो आप ये चीजें तो आप भी कर सकते हैं। तो ये मंडल कमीशन को भी बोलते हैं, ठीक है, मंडल कमीशन को बोलते हैं। तेंदुलकर कमीशन किससे रिलेटेड है? तेंदुलकर कमीशन फूड से रिलेटेड था, मतलब भुखमरी से रिलेटेड था, ठीक है। फूड से रिलेटेड कि इनटेक कितना हो, क्या हो, ठीक है। तो ये चीजें इजी है, मंडल कमीशन पे जाते नहीं अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी आगे इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल। मैंने पहले ही बताया था, सरकारिया हाँ, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से सरकारिया कमीशन होगा। तो ये भी सोचिए, कई कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को कर लीजिएगा, ठीक है। अब नानावती केस किससे रिलेटेड था, मैं ये बता देता हूँ। मंडल कमीशन तो मैंने बता दिया अभी ऊपर ही, कि सेकंड बैकवर्ड कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है, बैकवर्ड कमीशन। और ये ओबीसी आरक्षण के लिए है, और 1979 में आया है, ये भी बता देता हूँ। और ये बीपी सिंह की जब गवर्नमेंट आई थी 89 में, तो इसको लागू किया 1989 में, तो इसको लागू किया गया था। प्लस इसके बाद इंदिरा शाहानी केस हुआ। कब हुआ? 1992 में। इस केस ने इस चीज को वो भी दे दिया, हरी झंडी दे दी। फिर उसके इसी में ईडब्ल्यूएस की भी बात की गई थी 10%, देखिए उसको केस गवर्नमेंट ने मना कर दिया, मतलब कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई ईडब्ल्यूएस नहीं देना है, इंदिरा सहानी की बेंच ने, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछा है। हाँ, अब इसमें बात कर लेते हैं नानावती केस। नानावती केस किससे रिलेटेड है? नानावती केस बेसिकली रिलेटेड है जो सिख कम्युनिटी थी 1984 में, जिनको मारा गया था, उसके लिए बनी थी। और कोठारी किससे रिलेटेड है? तो कोठारी रिलेटेड है एजुकेशन से, एजुकेशन सेक्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन डिड द सरकारिया कमीशन सबमिट द रिपोर्ट। रिपोर्ट कब हुआ? 88 में। बना कब? 83 में, 1983 में। तो ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए, किससे रिलेटेड है? इंटर स्टेट से, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। नेम द फर्स्ट इवर जज। अब ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ। इसमें पूछ रहा है कि पहला ऐसा जज जिसे कि इम्पीच, मतलब इसको निकालने की बात की गई थी। बेसिकली जज के लिए इम्पीच वर्ड यूज नहीं होता है, रिमूव वर्ड यूज होता है, तो यहाँ पे कर दिया गया, तो कोई बात नहीं। इम्पीच वर्ड बेसिकली बस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो हमारे प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये जस्टिस रामास्वामी थे। अब हुआ क्या इसमें, इस केस में, कि इनको ये पाए गए थोड़े से कि गलत हैं ये, ठीक है। अब इनके ऊपर इनको पता चल गया कि मुझे अब तो निकाल दिया जाएगा, और निकाल दिया जाएगा तो बड़ी सम्मान, मतलब भाई जाएगा ना कि इतना बड़ा जज है और उसको निकाल दिया गया पहली बार। वो पहला नाम तो हमेशा याद रहता है, वो भी किसी गलत चीज के लिए रहे, तो ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हुआ क्या कि इनको निकालने की जब बात की गई,
तो वहां पे ये गए, जो तमिलनाडु में गवर्नमेंट थी उनसे मिले, और उनके भी काफी लोग थे। तो उनसे बोले कि ये बताइए कि अगर मुझे निकाला जाएगा तो तमिलनाडु का पूरे स्टेट का बुराई होगा, मतलब बेइज्जती होगी टाइप की। तो ऐसा करते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी मतलब हमें निकाला जाए और मुझे वहां से बचा लीजिएगा, उसके बाद मैं वो दे दूंगा, रिजाइन दे दूंगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली में हुआ क्या कि वहां पे जब पार्लियामेंट में लोग गए, और पार्लियामेंट में जो तमिलनाडु के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने डिसएग्री कर दिया, मतलब अपना हाथ खींच दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो गलत नहीं। अब वो जब खींचे तो उसके बाद क्या हुआ कि इनको तो भाई इम्पीचमेंट इनका हुआ नहीं, मतलब रिमूवल हुआ नहीं, और रिमूवल नहीं हुआ तो ये मना कर दिए। अब ये लोग बार बार बोल रहे हैं एमपी कि भाई ऐसा करो, इस्तीफा दो, तुम रिजाइन दो तुम। हाँ, अब ये बोल रहे हैं मैं रिजाइन ही नहीं दूंगा। अब हुआ क्या, रिजाइन भी नहीं दिए, बच भी गए, बाद में रिटायर हुए अपने टाइम पे। तो ये खेला हुआ था, तो ये याद रखिएगा जस्टिस रामास्वामी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कौन बनेगा प्रेसिडेंट? अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति, दोनों की मृत्यु हो जा रही है, तो कौन बनेगा? तो सबसे इजी आंसर है इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्यों? देखिए, अगर चीफ जस्टिस, कुछ लोग पूछ रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं रहे, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें लोग, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के चलो ठीक है मान लिए। अगर मान लो वो भी नहीं है तो भाई 31 जज हैं, कोई ना कोई तो होगा, पूरा सुप्रीम कोर्ट थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें जबरदस्ती की नहीं करते हैं। 3 तक मैक्सिमम जाता है, एक और भी मान लीजिए सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, तो इजी था। नेक्स्ट पे आते हैं। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांटेड टू रिजाइन, ही वुड एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। यदि भारतीय राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वो किसको इस्तीफा देगा? तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के जाने का सबसे ज्यादा खुशी एक ही आदमी को होता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट को। क्योंकि उसको पता है कि जब ये बंदा जाएगा मैं तुरंत यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। तो वो तो चाहता है कि भाई जल्दी जाओ यार, तुम्हारा हो गया। तो आप समझ जाइए कौन लेगा, कौन लेगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि इनका ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी? इमरजेंसी के टाइम पे कौन था? इंदिरा गांधी। बहुत ही फेमस और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राजीव गांधी 89 के अराउंड, 84 के बाद ही बने हैं। मोरारजी देसाई 78 के अराउंड में थे। चौधरी चरण सिंह भी उसी के अराउंड में थे। तो ऑब्वियस है इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। ए होगा इसका आंसर, ए। ठीक है, ए। नेक्स्ट। द पावर ऑफ समन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विथ, किसके मतलब कौन है जो कि समन कर सकता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, नहीं इजी है। मैं अभी इसका रीजन भी बताऊंगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, देखिए पार्लियामेंट हमारा जो है ना 3 चीज से बना हुआ है, मतलब 3 चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये पार्लियामेंट के अंग है। पहला है उसमें राज्यसभा, दूसरा है उसमें लोकसभा, और तीसरा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखिए मैं बता रहा हूँ राज्यसभा को क्या बोलते हैं। राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपुल। हाउस ऑफ पीपुल क्यों बोलते हैं हाउस ऑफ पीपुल? क्योंकि इसको डायरेक्टली जनता चुन के लाती है, और प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। देख लीजिए, अब देखिए आगे भी आएगा। पॉपुलर चैम्बर, पॉपुलर चैम्बर लोकसभा को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली चूजेज होते हैं, डायरेक्टली इलेक्शन होता है। ठीक है, राज्यसभा के जैसा नहीं होता है कि विधायक और एमपी दे देते हैं चुनाव, वो बन जाते हैं, नहीं। लोकसभा में क्या होता है कि आपको चुनना पड़ेगा, आपको जनता चुनेगी और आएंगे, तो इसलिए पॉपुलर चैम्बर इसको बोला जाता है। ठीक है, इजी है। हु प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट? देखिए अब मैं बता रहा हूँ, सुमन कौन करता है? सुमन करने का काम किसको दिया गया है? प्रेसिडेंट को। बट अगर 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 यहाँ पे प्रेसिडेंट समन तो कर लिया, लेकिन अगर बात की जाती है कि दोनों हाउस बैठा है तो उसका ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करेगा? तो उस ज्वाइंट सिटिंग को करते हैं स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब देखिए क्यों, क्योंकि देखिए वाइस प्रेसिडेंट क्या है? राज्यसभा के, और वो इन चीजों में आते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। ये इस चीज को याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब एक इजी सा क्वेश्चन है कि आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है कि ज्वाइंट सीटिंग जो होती है, ठीक है, नहीं सॉरी, जो सीटिंग होती है, ठीक है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उसमें मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? तो ये चीज जान लीजिए, ए 1/10 अगर मेंबर है तभी पार्लियामेंट की सीटिंग शुरू होती है, वो क्वेरम कंप्लीट होता है। तो इसका आंसर 1/10 होगा, कई बार ये आया हुआ है, बहुत ईजी है।
फर्स्ट सेशन ऑफ फर्स्ट लोकसभा कम्स एंड इन, पहली बार पहला लोकसभा का सेशन जो है वो कब शुरू हुआ, तो हुआ 13 मई 1992 में, क्योंकि अप्रैल में तो इलेक्शन एंड हुआ था, कब 1952 में, तो 13 मई 1952 को पहला सेशन शुरू हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 अप्रैल 1992 में हुआ था। हु डिसाइडेड एडमिशनली ऑफ क्वेश्चन इन लोकसभा, मतलब कि कौन एडमिशन करता है इसका क्वेश्चन इन लोकसभा का, तो लोकसभा में कौन मतलब क्वेश्चन को एंट्री देता है, तो वो होगा स्पीकर, क्योंकि स्पीकर ही करता रहता है लोकसभा का, तो एंट्री भी वही दिलाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर 1994 हाउ मेनी सेशन ऑफ राज्यसभा आर यूजुअली हेल्ड अ ईयर, तो 1994 के बाद तीन टोटल राज्यसभा का सेशन होता है। एक तो होता है बजट सेशन, ठीक है, जो फरवरी के अराउंड चलता है, फिर होता है मानसून सेशन, मानसून, और फिर होता है विंटर सेशन, ये तीन सेशन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। आई होप कि ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और कोशिश करिए कि जितना भी क्वेश्चन के थ्रू सीख सकते हैं सीखिए। अगर नहीं समझ में आए 2x पे 2 बार वीडियो को देखिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं एक क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा कवर हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, आई होप कि मेरा साउंड आ रहा होगा प्रॉपर। तो चलिए शुरू करते हैं, और स्क्रीन में शेयर करने जा रहा हूँ आप लोग से। एंड हाँ, एक सेकंड मुझे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये आई होप कि मेरा आवाज़ जा रहा होगा। अगर कोई लाइव है तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि मैं अपने ये चीज़ क्लियर कर लूँ कि हाँ साउंड अच्छी है। आई होप कि आपको साउंड अच्छी जा रही होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इस क्लास में बेसिकली मेरा ये टारगेट है ना, अभी रिसेंट में बहुत सारे एग्जाम है, तो उन एग्जामों को कैसे कवर किया जाए। और अभी क्या होता है, लास्ट टाइम में लोग पैनिक होते हैं, तो एक मैंने एमसीक्यू सीरीज शुरू कर दी है, ताकि जो लोग एमसीक्यू के थ्रू पढ़ सकते हैं वो एटलीस्ट ये कोशिश करें कि एमसीक्यू के थ्रू चीज़ों को देख सकें एटलीस्ट। क्योंकि कई बार होता क्या है ना, हमारे पास उतना समय नहीं रहता है, तो एटलीस्ट अगर हम लोग एमसीक्यू के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे तो वो बेटर होगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को चूज़ किया है। होप सो कि आपको पसंद आएगा। और जो लोग मुझसे मेंटरशिप के लिए जुड़ना चाहते हैं, फ्री मेंटरशिप है, मैं यहाँ पे फ्री मेंटरशिप कराता हूँ, जिसमें कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, और बुक्स प्रोवाइड कराता हूँ, प्लस फ्री लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराता हूँ। एंड आपको पीडीएफ भी मिलती है वैसी, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। प्लस 1-to-1 आपको मैं डिस्कशन भी करता हूँ, और मॉक का डेली एनालिसिस करके बताता हूँ कि आपका कहाँ का इंक्रीमेंट हो सकता है, और डेली टारगेट मिलता है। तो ये एसएससी एग्जाम सीजीएल के लिए बेसिकली है। और प्लस मेन टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, और जीके की क्विज और इंग्लिश की क्विज का भी चैनल मैंने लिंक में दे दिया है, वहां से भी आप लोग इंग्लिश के चैनल के लिए भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर इन विच ईयर इन विच ईयर 1978, हाँ इन द ईयर, सॉरी माफ कीजिएगा, इन 1978 में हुआ क्या था ना, कि बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे। तो पूछ रहा है कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसमें एलिमिनेट कर दिया था राइट टू एक्वायर होल्ड डिस्पोज प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स है, पहले प्रॉपर्टी पे क्या होता था ना, ये फंडामेंटल राइट्स होता था, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट्स हटा दिया गया। तो उससे हटाया गया था, कौन से आर्टिकल से, मतलब कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया था। तो बेसिकली हुआ क्या था ना, ये 300 ए में इसको ले जाके रखा गया, और अब ये लीगल राइट हो गया आपका। ठीक है, लीगल राइट हो गया। पहले ये क्या था, फंडामेंटल राइट्स था, और ये किस में आता था, मतलब फंडामेंटल राइट्स है तो 12 से लेकर के आपका किस में आएगा, 35 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो अब 12 से 35 में मतलब इन्हीं के बीच में आना चाहिए। लेकिन पहले अब क्या हो गया, ये 300 ए में आता है, कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी। इसे राइट टू प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें, और एक चीज हम लोग कर सकते हैं कि ये कौन सा अमेंडमेंट से आया, तो इसका आंसर होगा 44th अमेंडमेंट में आया। क्योंकि 44th अमेंडमेंट क्या हुआ था ना, एक्चुअली वो रिप्लिका था 42nd अमेंडमेंट का। 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ, बहुत सारी चीजें चेंज की गई। कब, 1976 में। 1976 में बहुत सारी इसमें चेंज लाए गए। तो गवर्नमेंट को ये चीजें देखते हुए
इस पे थोड़ा-सा ध्यान दिया गया और इस पे काफ़ी ज़्यादा बदलाव लाने की कोशिश की गई, ताकि क्योंकि हुआ क्या था ना, उस समय इंदिरा जी गवर्नमेंट थी और इंदिरा जी इन चीज़ों में थोड़ा-सा रिजिड थी। उनको जो चीज़ें सही लगती थी, वो चीज़ें करती थी। तो उस समय पे इन्होंने इतना चेंज किया था 42nd अमेंडमेंट में कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है एक्चुअली, ठीक है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन आया कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, तो वो है 42nd अमेंडमेंट, ठीक है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और उसके बाद हुआ क्या कि अगर बात की जाए 42nd अमेंडमेंट में और क्या हुआ, तो 42nd अमेंडमेंट में सेकुलर वर्ड भी ऐड हुआ था, जो कि बहुत बार क्वेश्चन आया, इसलिए मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ। सेकुलर अमेंडमेंट भी हुआ था और फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड हुई थी। किसके रिकमेंडेशन पे थी, तो वो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे थी, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे थी। तो कई बार ये भी चीजें पूछी जा चुकी हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी आपको बता दिया, ठीक है? ये चीजें रही हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये तो था 42nd में। अब 44th में क्या है जो इसका आंसर होगा, मैं देखिए इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा, 41 43 नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते ही नहीं है और ये उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट तो मोर चल रहा है, तो अब उतना तो करना पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन एटलीस्ट उसमें से जो 20-25 इंपॉर्टेंट है वो हमारे होने चाहिए और वो हमारे टिप पे होने चाहिए, ठीक है? तो 44th अमेंडमेंट की अगर बात करें, तो 44th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, ये जो इस अमेंडमेंट में चीजें हुई थी इमरजेंसी के टाइम पे, इसको रोकने के लिए 44th अमेंडमेंट टाइप की चीजें लाई गई थी। और इसमें मेजर चीजों में हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी को उन्होंने फंडामेंटल राइट से हटा दिया था, प्लस इस समय पे जो चीजें हुई थी उसमें थोड़ा सा चेंज लाए गए थे, ठीक है? तो ये तो रहा 44th अमेंडमेंट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डैश है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइड फॉर द फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन। संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। कौन सा अमेंडमेंट में हुआ था? तो बेसिकली देखिए, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है आया हुआ और ये सारे पीवाईपी हैं। पहली चीज ये मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर पेपर है ये, ठीक है? तो ये ध्यान दीजिएगा। और हुआ क्या था कि 86th अमेंडमेंट, जो भी मेरी लास्ट लेक्चर देखे हैं उसमें मैंने ये चीजें आपको बहुत ही थॉरली बताई थी कि 86th अमेंडमेंट में क्या हुआ था ना, कि ये चीजें दी गई थी कि आप मतलब 86th अमेंडमेंट के थ्रू इनको शिक्षा में जगह दे दी गई थी और उसमें कुछ चीजें हुई थी जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स में भी इसको जगह दी गई थी 21A आर्टिकल में। फिर उसके बाद इसको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी 11th फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड कर दिया गया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, ठीक है? कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। होप आप अंडरस्टैंड, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? पहली चीज ये देखिए 2019 में आया है और ये 2019 के यूपीएससी के भी पेपर में आया हुआ था। यूपीएससी के पेपर में आया था कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था अमेंडमेंट और उसमें पीएम कौन था। तो ये देखिए 1951 में हुआ था पहली चीज, क्योंकि 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को हम लोगों ने पूर्णतः अडॉप्ट कर लिया था, 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को भी क्यों अडॉप्ट करते हैं उसका भी रीजन है कि 1930 में 26 जनवरी के ही दिन 26 जैन को ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और ये लाहौर सेशन के बाद हुआ था। लाहौर सेशन के बाद हुआ था। तो जब ये सेशन हुआ ना, लाहौर सेशन, उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग की गई। बाद में हुआ क्या कि ये डेट डॉर्मेंट ना हो जाए, मतलब लोगों का ध्यान ना रहे इस डेट पे, इसकी वजह से इस पे ये चीजें की गई कि भाई ताकि थोड़ा सा मतलब इस डेट का वैल्यू बचा रहे और लोग ये इसे डेट को याद रखें। तो उस चीज के लिए यहाँ पे 1950 में 20 जनवरी को हम लोगों ने 26 जनवरी को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, ठीक है? 1960 को, और कब? 1950, ठीक है? 1950 और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। ये दो क्वेश्चन दोनों में अलग अलग चीजें हैं। कई बार लोग क्या इस चीजों में मिक्सअप होते हैं, तो मिक्सअप आप मत होइएगा, ठीक है? तो ये रही ये बात। अब नेक्स्ट आते हैं, इस था तो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। और पहला अमेंडमेंट हुआ क्या? पहला अमेंडमेंट बेसिकली हुआ था कि जो 9th शेड्यूल था उसमें ऐड हुआ था। क्या हुआ था? 9th शेड्यूल ऐड हुआ था। शेड्यूल आपको पता है टोटल कितने हैं? 12 हैं। जब इनिशियल फेज था तो उस समय कितने थे? 8 थे, ठीक है? तो 9वां शेड्यूल ऐड हुआ था कब? पहले अमेंडमेंट से। और ये क्या करता है ना, स्टेट को एम्पावर करता है, स्टेट को पावर देता है कि भाई जो आपके यहाँ बैकवर्ड क्लास है उसके लिए आप खुद ही चीजों को मतलब स्पेशल प्रोविजन ला सकते हैं, ठीक है? स्पेशल प्रोविजन ला सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन आप ला सकते हैं।
कौन स्टेट ला सकता है, ठीक है। तो ये चीजें रही। आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन से कितनी चीजें आपको बताई गई हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कि द 124th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बिल किससे डील करता है। तो जो है 124वां अमेंडमेंट बिल, देखिए बिल की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। बिल और एक्ट में अंतर होता है। बिल वो चीज होता है जो कि पार्लियामेंट से पास हो गया है, बट अभी वो जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। एक्ट नहीं बनेगा, पहली चीज आप जान लीजिए। तो अब एक्ट बनने के लिए सारे बिल तो एक्ट बन नहीं पाते हैं, तो उसी तरह इसमें भी यही होता है कि वो बिल एक्ट बनते हैं जिसपे कि प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है। तो बिल तो 124 हो चुके हैं, बट अमेंडमेंट मतलब 129 का राउंड चल रहा है, बट अमेंडमेंट अभी तक टोटल जो कि तकरीबन 105 के राउंड पे है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये इकोनॉमिक रिजर्वेशन से रिलेटेड था, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड था, और अगर एक्ट 3 अमेंडमेंट एक्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है, ये भी पूछ देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा पार्ट इसमें रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से। तो पार्ट जो 20वां है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। सॉरी, 20वां पार्ट है। आर्टिकल कौन सा है, 368। आर्टिकल 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा पार्ट 20। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। 21A was introduced by the which constitution, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो 86th अमेंडमेंट था वो एजुकेशन से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, एजुकेशन से। और इसमें हुआ क्या था कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल, तो इसका आंसर बहुत ही इजी है। 73 आपको पता है, 70 किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से। पंचायती राज से रिलेटेड है, तो ये चीजें इजीली यहाँ से गेन हो जाएंगी, ठीक है। तो पंचायती राज से रिलेटेड है। और मैं उन चीजों को बताता हूँ ना जो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चाहूँ तो आपको सब बता दूं पहले से लेकर के 105, वो याद नहीं रहेगा। तो मैंने यहाँ पे इसलिए 73 पर बताया क्योंकि 73 कई बार पूछा गया है, 74 पूछा गया है। 74 किससे रिलेटेड है, म्यूनसिपालिटी से। म्यूनसिपालिटी से। और ये कौन सा है कि 12th शेड्यूल में है, 12th शेड्यूल ऐड हुआ था, ठीक है। और पंचायती राज किस में है, 11th शेड्यूल में है, ठीक है। तो याद रखिएगा 9th पार्ट में आता है, ठीक है। 9th पार्ट में आता है पंचायती राज, ठीक है। इसमें भी पार्ट 9th पार्ट बी में जो आता है वो आता है म्यूनसिपैलिटीज। तो ये सब चीजें आपको एटलीस्ट याद रहेंगी अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट आते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस एंटी डिफेक्शन प्रोविजन, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो 52nd जो अमेंडमेंट था किया गया था। एंटी डिफेक्शन में क्या था ना, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर नहीं हो पाता था। उन चीजों के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया जो कि 1974 के तहत पहले था। कि इसके पहले जो चीजें होंगी मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा, बट आपको इतना बता दे रहा हूँ कि 50वां अमेंडमेंट जो हुआ था उसके तहत एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। मैंने थोड़ी देर पहले आपको डिटेल में बता दिया, 86 मैंने बता दिया है, ठीक है। 40 इंपॉर्टेंट नहीं, इससे क्वेश्चन बनते नहीं है। अब आते हैं विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 42nd में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने काफी ज्यादा चीजों में अमेंडमेंट लाया था, बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, विच पार्ट वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 74। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। इसका आंसर तो मुझे लगता है आपको कमेंट बॉक्स में ही दे देना चाहिए अगर देख रहे हैं आप तो बहुत ही बेसिक है। म्यूनसिपैलिटीज 74th अमेंडमेंट में आता है और ये आता है पार्ट ए में, ठीक है। और नाइन्थ में कौन सा आता है, पंचायती राज। पंचायती राज, ठीक है। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट आते हैं, विच अमेंडमेंट लिमिटेड द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द 15%। मतलब देखिए है क्या ना कि 15% तक से ज्यादा आप माफ कीजिएगा 15% से ज्यादा आप टोटल जो स्ट्रेंथ है, मतलब मान लीजिए अगर 100 लोगों की विधानसभा में अगर टोटल सीट है तो 15 से ज्यादा मुख्यमंत्री को लेकर के लोग नहीं हो सकते। मतलब मिनिमम आपको मैक्सिमम 15% से ज्यादा नहीं रखना है। ये किस अमेंडमेंट में इस चीज को लाया गया, तो ये लाया गया था 91st अमेंडमेंट। 91st अमेंडमेंट। 74th मैंने बता दिया म्यूनसिपैलिटी से, 86 मैंने बता दिया एजुकेशन से रिलेटेड है, 61 रिलेटेड है एज से। एज इसमें क्या की गई थी, 21 से 18 एज कर दी गई थी वोटिंग की, ठीक है। वोटिंग की 61 में किया गया था, ठीक है।
आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि बहुत सारे मतलब लोगों की क्वेरी रहती है इन चीज़ों में, बहुत लोग इसमें फँस जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, ठीक है? ऐज वाला फैक्टर से मुझे लगता है कि कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आ चुके होंगे, जो ये ऐज वाला मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया 61 अमेंडमेंट से। इससे कम से कम मेरे जानने में मतलब हर साल ये 1-2 क्वेश्चन इससे आपको पूछने को मिल ही जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? अब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, कौन सा इसमें से फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? चलिए आप अगर देख रहे हैं तो आप इसमें से इन चीज़ों में से बहुत ईज़िली कवर कर लेंगे। चलिए मैं बताता हूँ। हाँ, ये हो गया। हाँ, व्हिच इज़ नॉट रिलेटेड, हाँ, नॉट रिलेटेड। अब देखिए फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया किसमें चला गया है, 300 ए में। और 300 ए अब किसका पार्ट हो गया है, अब ये लीगल राइट हो गया है। फंडामेंटल राइट्स रहने के लिए आर्टिकल 12 से 15 के बीच में होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, डी। राइट टू लाइफ है, ठीक है, राइट टू लाइफ है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन है, 21 ए में ही है ये, ठीक है। और राइट टू एसोसिएशन 19 में है, आर्टिकल 19 में है। और राइट टू लाइफ देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट भी आया था, तो राइट टू लाइफ बेसिकली 21 में था और 21 में है। और राइट टू इंटरनेट किस में है ये आप बताएंगे, राइट टू इंटरनेट, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये किस आर्टिकल में है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन मैंने पूछ दिया आपसे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फॉर्मिंग एन एसोसिएशन इन इंडिया, कौन सा राइट है, फंडामेंटल, थोड़ी देर पहले भी बताया मैंने, आर्टिकल 19 में है, 19 का पार्ट है। कई बार इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, देखिए अब ये सारे प्रीवियस ईयर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मेंशन करके रखा है कि कौन से ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। एमटीएस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, राइट टू चाइल्ड टू फ्रीड, राइट टू चाइल्ड, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्रीडम, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये किस सन में, मतलब बेसिकली बात किया गया बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार आरटी अधिनियम, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है, ये किस वर्ष में सहमति मिली थी। अब ये बात देखिए सहमति की बात कर रहा है, यहाँ पे दोनों में फर्क है, सहमति और किस सन में लागू हुआ है, दोनों में अंतर है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा, इसकी सहमति जो है ना वो मिली थी 2009 में, 2009 में। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये अमेंडमेंट पहले हुआ था। और अगर जिसको नहीं पता है, मैं ये भी बता दूं कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन 19 के सब क्लॉज 1 में के सी पार्ट में है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, 6 आर्टिकल है इसमें, 6 टोटल वो है, जिसमें ये 19 1 सी में आता है। तो कई बार ये भी अगर सब डिवीजन में जाए तो एटलीस्ट ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये एग्जैक्ट डेट क्या था, तो अगर बात की जाए तो जो ये एक्ट तो माना गया था आरटी एक्ट 2009, बट लागू का एग्जैक्ट डेट अगर आ जाए तो वो था 1 अप्रैल, मतलब फोर्स करने का 1 अप्रैल 2010, ठीक है। तो एटलीस्ट ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कई 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 बार क्या होता है ना, एग्जैक्ट डेट पूछ देता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन भी फंडामेंटल राइट्स है। और ये भी मैंने बताया था आपको, आर्टिकल जो भी पिछली वीडियो देखे होंगे 23 और 24 में है। 23 में क्या होता है, फोर्स लेबर की बात की जाती है, और इसमें क्या करते हैं, चाइल्ड की बात करते हैं, चाइल्ड लेबर की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की 23 में बात होती है। मतलब पहले क्या है, आदमी, फिर वहां क्या है, कौन, बच्चे। तो 23 24 ऐसे याद रख लीजिएगा। व्हेन वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड, पहले ही बता दिया था कि 78 में, पहला ही क्वेश्चन था ये, जो लोग देखे होंगे, इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया इज कॉल्ड सेकुलर कंट्री बिकॉज सिटीजन हैव अ फंडामेंटल राइट्स टू। देखिए ये बहुत सही क्वेश्चन है, मतलब इसको जिस तरह से आप देख सकते हैं देख लीजिएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। मूव फ्रीली थ्रू इंडिया, ये भी ठीक है। लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ये भी ठीक है। फ्रीडम टू प्रोसेस रिलीजन्स वंस चॉइस, ठीक है, खुद की पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है हमारे यहाँ, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेकुलर है। यहाँ पे देखिए सही तो चारों है, बट किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है कि भाई आप धर्मनिरपेक्ष देश कैसे हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं कि हम अपनी खुद की चॉइस से अपने धर्म रिलीजन को फॉलो कर लें, यही तो धर्मनिरपेक्षता है। यही तो धर्म है कि भाई आप धर्म को आप किसी तरह से अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, यही धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। आंसर क्या होगा इसका, डी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो आई होप कि अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाइएगा। मेरी कोशिश है कि आपका रिवीजन हो जाए कम टाइम में, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और जो भी आप लोग अपने एग्ज़ाम के आसपास होंगे, आपके चीज़ें काफ़ी मतलब एक होता है ना कि एक फ्लो बन चुका होगा तैयारी में। और अपकमिंग एग्ज़ाम भी आपको पता है बहुत सारे हैं, तो उसके ओरिएंटेड मैं एक रिवीजन के हिसाब से प्लान किया हूँ कि आपको सब्जेक्ट वाइज एटलीस्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो कवर कर लिया जाए, जैसे पॉलिटी। उसके बाद फिर कोशिश करेंगे मतलब 100 से 200 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट कर लिया जाए, टॉप 100 क्वेश्चंस की टारगेट है। फिर ज्योग्राफी, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में थोड़े से कम रहेंगे क्योंकि क्वेश्चंस का वेटेज कम होता है। और मैं पीवाईपी रखा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखा हूँ, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से करते हुए आगे बढ़ें। और उसके बाद बात की जाए हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में ज़्यादा हो सकता है क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस के वेटेज बहुत ज़्यादा रहते हैं कई बार। और ऐसे ही जनरल साइंस का वेटेज रहेगा और इकोनॉमिक्स का वेटेज रहेगा। इन सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे और थॉरली कवर करेंगे। और आप देखेंगे कि मुझे एक एक क्वेश्चंस में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि मैं चीज़ों को उस तरह से बताता हूँ। दूसरी चीज़ की मेंटरशिप का एक फ्री प्रोग्राम चल रहा है, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मेन चैनल का लिंक है, यहाँ पे वैकेंसी और इन सब चीज़ों की अपडेट मिलती रहती है। और यहाँ पे जीके का फ्री क्विज है। ठीक है, एक क्विज का चैनल है जो कि इंग्लिश के लिए है, वो भी फ्री है, तो वो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आप चीज़ों को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बातें हो गई, अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को करना। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। देखिए मैं दोनों लैंग्वेज में रखूंगा, थोड़ी सी मेरी इंग्लिश ज़्यादा बेटर है, मैं इंग्लिश ओरिएंटेड रहता हूँ, बट मैं दोनों लैंग्वेज को रखा हूँ कि किसी को समझने में दिक्कत ना हो। तो ये बात कर रहा है ना, जो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है ना, वो कहाँ से लिया गया है। जुडिशियल से जो रिलेटेड चीज़ें हैं इंडिया में, वो लगभग लगभग चीज़ें हम लोग एक ही कंट्री से लिए हैं, वो है यूएसए। और ऑप्शन में आपको सबसे पहले ही अमेरिका आपको डी में दिख गया होगा कि अमेरिका है इसका आंसर। ठीक है, अब अमेरिका के बाद देखिए क्या चीज़ें हम लोग कहाँ कहाँ से लिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हम लोग दो तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट में लिए हैं। पहला तो है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, और आपको पता होगा तीन लिस्ट है। ठीक है, कंकरेंट स्टेट और यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है कि बस सेंट्रल गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, और कंकरेंट में दोनों होता है। लेकिन अगर यूनियन बना रही है लॉ, तो यूनियन का लॉ थोड़ा सा प्रिवेल होगा, मतलब माना उसका ही जाएगा अगर दोनों बना रही है। तो कंकरेंट लिस्ट लिए हम लोग। ज्वाइंट सीटिंग का जो प्रोसीजर है वो लिए हम लोग, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मैं एक एक चीजें देखिए, थोड़ा सा टाइम लूंगा एक एक क्वेश्चन में, लेकिन अगर आप नोट करते और सुनते भी जाएंगे ना 1.5x पे लगा के 1.5x पे, तो आपका काफी ज्यादा काम होगा। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड हम लोग लिए हैं यहाँ से, फ्रीडम ऑफ ट्रेड हम लोग यहाँ से लिए हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए चलिए बात करते हैं जर्मनी का। जर्मनी से हम लोग क्या, और जिसको नोट करना है ना, मैं पीडीएफ ये टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, मेन वाले चैनल पे मिलेगा। और जिसको नोट करना है ये चीजें नोट भी कर ले, उसको फायदा ही होगा। अब देखिए चलिए बात कर लेते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया है ना, कि जो प्रोसीजर होता है सस्पेंशन का फंडामेंटल राइट्स का, वो लिया है हम लोगों ने। फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोसीजर होता है, सस्पेंशन होता है इमरजेंसी के टाइम पे, वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है, सस्पेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नहीं, अभी जापान का देख लेते हैं, एक एक करके आगे बढ़ेंगे। देखिए जापान का देख लेते हैं। जापान से हम लोगों ने ज़्यादा कुछ तो वैसे लिया नहीं है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई लॉ। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई वाइला, ये हम लोग का जापान से लिया गया। तो कई बार इससे भी क्वेश्चन है, और जो जो मैं बता रहा हूँ ना, इन सबसे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब बात कर लेते हैं यूएसए से। यूएसए से काफ़ी चीज़ें ली गई हैं। अब देखिए यूएसए से क्या क्या लिया गया है। यूएसए से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। दूसरा यूएसए से लिया गया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और मैंने बोला ना जुडिशरी का आ जाए तो आप समझ जाइएगा बात कहाँ से हो रही है। प्रेसिडेंशियल का भी, प्रेसिडेंट से भी अगर चीज़ें जो ली गई हैं वो यहीं से ली गई। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का आर्टिकल किस में है ये बताना है आपको। ठीक है, कुछ चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, मैं प्रीमियर पे डालूंगा इस वीडियो को, तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट ये आर्टिकल्स किस में है, 61 में है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज,
ये सब यूएसए से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जो प्रोसीजर है ना उनको कैसे हटाया जाए, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। मतलब इसमें क्या होता है ना कि जुडिशियल मतलब जुडिशियल सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और पार्लियामेंट्री वाला भी। ठीक है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की, वो भी अमेरिका से हम लोगों ने लिया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। तो आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी और आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन में कितनी चीज़ें आपको सीखने को मिली। जो लोग जुड़े हैं वो लोग, उनको पता है कि मेरा तरीका यही है कि थोड़ा सा टाइम जरूर लेता हूँ मैं, बट आपको एक एक क्वेश्चन का अच्छे से डिस्क्रिप्शन देता हूँ। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बारोड फ्रॉम। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है तो ये हम लोगों ने फ्रांस से लिया है। ठीक है। जापान मैंने बता दिया, जर्मनी मैंने बता दिया क्या क्या लिया गया है। अब बात आती है यूके की। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे यूके से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। अब यूके देखिए, हमारा मेन था कि यूके हम लोग के ऊपर जो राज करता था वो यूके ही करता था, ब्रिटेन ही करता था। तो मेजॉरिटी चीज़ें हम लोगों ने यूके से ही ली है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट अगर बात करें तो हमें लगता है यूएसए से ली है। और अगर उसमें भी सबसे हाईएस्ट की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सबसे बड़ा रोल है। मतलब मेजॉरिटी चीज़ें हम लोग यहाँ से लिए हैं, फिर हम लोग यूके से लिए हैं और फिर हम लोग यूएसए से लिए हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा है। तो इनको देखते हुए शुरू करते हैं कि यूके से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। यूके मतलब है उत्तराखंड नहीं, यूके का मतलब है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ से हम लोगों ने लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और ये सब देखिए क्वेश्चन जो है ना, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ये एमटीएस का क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कैसे बनती है, वो हम लोगों ने यूके से लिया है। दूसरा हम लोगों ने लिया है रूल ऑफ लॉ। जैसे प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ था, इसी तरह रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? हम लोग ने ब्रिटेन से लिया है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लेजिस्लेचर प्रोसीजर। लेजिस्लेचर प्रोसीजर जो है वो भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है? वो भी हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। अगर फिर बात करें हम लोग तो सिंगल सिटीजनशिप हम लोगों ने कहाँ से लिया है? सिटीजन सिंगल सिटीजनशिप हम लोग यूके से लिए हैं। पांचवा हम लोग बात करें अगर कैबिनेट सिस्टम की, कैबिनेट सिस्टम की कैबिनेट सिस्टम हम लोगों ने यहाँ से लिया है। ठीक है। और बाई कैमरलिज्म, मतलब बाई कैमरलिज्म मतलब जो दो हम लोग नहीं होता राज्यसभा लोकसभा, वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है? वो भी हम लोगों ने लिया है यहाँ से। ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने ली है यूके से। तो एटलीस्ट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर आपको लोग को स्लो लग रहा होगा तो 1.5x पे देखिएगा। मेरा तरीका यही रहता है कि ये चीज़ें मैं ऑर्गेनिक वे में देने की ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है। क्योंकि बताने को तो आपको सब लोग कुछ ना कुछ बता के चले जाएंगे, बट आपको इस तरह से समझाना चाहिए जो कि मुझे लगता है कि वो आपको एग्जाम में आप गलत ना करके आए। क्योंकि देखिए अभी आंसर बता देंगे, चीज़ें मिली जाती हैं हर जगह कुछ ना कुछ, तो कोई फायदा नहीं है। एटलीस्ट आप जब कवर कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से कवर करिए ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूसीसी। ये क्वेश्चन तो अभी लास्ट ईयर सीजीएल का एग्जाम हुआ था, जो 2023 वाला एसएससी सीजीएल वाला, उसमें भी ये पूछा गया था 2023 में। तो मतलब ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना कि आपको हर एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर होगा 44 में यूसीसी के बारे में दिया गया है। और यूसीसी के बारे में दिया गया है, प्लस ये है किसमें? डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी में ये माना जाता है। और यूसीसी क्या है? कॉमन मतलब रूल रहेगा ऑल ओवर इंडिया सबके लिए। जैसे मुस्लिम लॉ है तो वो चीज़ें अब अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो चीज़ें किसी पर्टिकुलर, जैसे अब मान लीजिए हिंदू में अगर है कोई हिंदू कम्युनिटी का, तो उसको कहाँ से मिल रहा है? वो चीज़ें उसको मिल रही हैं कहाँ से? उसका जो रूल प्रोसीजर हो रहा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय कर रही है। लेकिन अगर मुस्लिम है वो तो उसका डाइवोर्स का सिस्टम अलग है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गलत है, अगर देखा जाए तो बायस्ड भी है। तो अगर आप एक कंट्री में रह रहे हैं तो रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 43 क्या कहता है। आर्टिकल 43 कहता है लिविंग वेजेस के बारे में। लिविंग वेजेस मतलब कि जो आप को एक होता है ना मिनिमम खाने की सामग्री, वो चीज़ें जो होती हैं वो मिलनी चाहिए। और आर्टिकल 45 क्या कहता है? ये कहता है कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है। कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए, ये बात करता है आर्टिकल 45। अब 46 की बात करते हैं। तो ये क्या करता है ना कि ये प्रमोट करता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। प्रमोट, एक सेकेंड, ये 46 कहता है प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब
और कुछ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, ठीक है, सेक्शन, ये ईडब्ल्यूएस से वो मत करिएगा कंट्राडिक्ट, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए 44 इसका आंसर होगा। आई होप कि ये लोगों को पता ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द फंडामेंटल राइट अंडर द विच, मतलब अगर आपको पूरे विश्व में, मतलब भारत में घूमना है कहीं भी किसी भी जगह पे, तो वो किस फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। तो एक्चुअली वो आता है किसमें, आर्टिकल 19 में। फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ, कॉपरेटिव राइट्स हुआ, ये सब आता है आर्टिकल 19 में। 6 टोटल राइट्स हैं और ये 6 राइट्स आप कमेंट में मुझे बताएंगे। देखिए ये मैं क्यों दे रहा हूँ, इसका भी एक रीजन बता दे रहा हूँ। जब आप लिखेंगे ना कमेंट में, तो जब एग्जाम में आपको दिखेगा वो क्वेश्चन, तो आप वहां से तुरंत क्लिक कर लेंगे कि यार ये तो मैंने लिखा था, यहाँ पे इसका आंसर ये होगा। तो ठीक है, वो चीजें इसलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा डी। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 क्या कहता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली चीज तो आर्टिकल 14 किस में आता है, आर्टिकल 14 आता है राइट टू इक्वलिटी में। और राइट टू इक्वलिटी क्या किस किस से आर्टिकल से है, मतलब किस से लेकर के किस आर्टिकल तक है, ठीक है। तो अगर बात की जाए 14 से लेकर के 18 तक राइट टू इक्वलिटी की बात होती है। और 14 क्या कहता है, 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कि लॉ से पहले आपको इक्वलिटी, मतलब लॉ के आगे सब लोग इक्वल है, बराबर है। मतलब जैसे अब मान लीजिए अगर कोई मर्डर कर रहा है, अब वो देश का मतलब कि अगर ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है गवर्नर और प्रेसिडेंट के, अगर मान लीजिए वो अम्बानी जी है, अम्बानी जी ने मर्डर किया और एक आम व्यक्ति ने भी किया, तो दोनों को सजा सेम मिलेगी। यही है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। कोई आम व्यक्ति है, मतलब आम आदमी है, आम आदमी मतलब आम आदमी पार्टी की मत सोचिएगा, एक कॉमन मैन है। वो दोनों अगर कोई मर्डर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, उनको जो सजा मिलेगी ना वो कॉमन मिलेगी, ठीक है। इंडिया में मतलब ऐसा नहीं है कि आप अमीर हैं, ये अमीर हैं तो इनको नहीं मिलेगी, उनको भी वही सजा मिलेगी। ये रूल है, तो यही होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। अब आर्टिकल 14 हो गया ये। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है, आर्टिकल 21 कहता है कि आप ये पहले तो आता किस में है, तो आर्टिकल 21 आता है राइट टू फ्रीडम में। राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है, राइट टू फ्रीडम है आपका आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। आपने 19 देखा ही है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है क्या, राइट टू फ्रीडम। अब उसमें 21 आर्टिकल क्या कहता है, 21 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लिबर्टी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई और राइट आपको ना समझ में आए, 6 के अलावा कुछ है, तो आप उसको 21 में डाल सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो ये आता है। और इसी में 21A में हम लोगों ने बाद में ऐड कर दिया था क्या, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आर्टिकल 19 हो गया। अब बात कर लेते हैं 24 की, आर्टिकल 24 की। तो ये 24 किस में आएगा, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन में। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन में 2 आर्टिकल आते हैं, ठीक है। 24 की बात करें तो ये आता है किसमें, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन में, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। अब इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, 23 और 24। अब 23 और 24 में क्या होता है ना, 23 में बात करता है कि जो होता है ना फोर्स लेबर, उनको रोकने का। फोर्स लेबर की बात होती है, फोर्स लेबर, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है ना, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने की बात होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो चीज होती है कि जैसे आपको पकड़ लिया गया, आपको बांध दिया गया और यहाँ से लेके गए, आपको किसी कंट्री में किसी स्टेट में बंद करके आपसे काम कराया जा रहा है जबरदस्ती, ये होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और 24 क्या कहता है कि चाइल्ड लेबर रोकने की बात। अब इसको देखिए, एक याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको कैसे याद करेंगे। अगर देखिए चाइल्ड लेबर की बात की जा रही है, पहले आदमी आए 23 में और 24 में क्या है, चाइल्ड लेबर। तो 23-24 क्या है, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन है, और इसमें पहले आदमी की बात होती है, लेबर की बात होती है, उसके बाद बच्चे आए हैं, तो ये बच्चों की बात होगी 24 में, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई। देखिए इसका आंसर 19 है। वैसे आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन करने में, 3 क्वेश्चन करने में काफी टाइम लगता है हम लोग को। तो उसका कारण है कि ये चीजें आपको आगे जाके समझ में आएंगी कि इसका कितना बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए, ठीक है। ये आपको लिटरली बहुत ज्यादा समझ में आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू ऑल सिटीजन। देखिए पहली चीज तो ये बाद में ऐड किया हुआ है, ये पहले नहीं था, तो ये 39A होगा इसका आंसर।
39A होगा इसका आंसर। ये चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ कि फ्री लीगल एड ये बाद में हम लोग को अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था, और इसका आंसर होगा 39A। अब बात कर लेते हैं 32A। 32A ना पहले था, अब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, अब नहीं है, इसको क्या किया गया, रिपेल कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। तो ये ऑप्शन से वैसे ही एलिमिनेट कर दीजिए आप। 48A, 48A इंपॉर्टेंट है, उससे पहले मैं 43A बता दूंगा। 43 की मैंने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, अब 43A बता देता हूँ। 43A क्या होता है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री। पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इन, सॉरी पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर है, सॉरी माफ कीजिएगा गलत लिख दिया मैंने, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये है 43A कहता है। और 43B भी एक है। 43B क्या कहता है, 43B कहता है डायरेक्ट प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, 43B कहता है। अब बात कर लेते हैं 48A की। 48A क्या कहता है, 48A बेसिकली आपको पता होगा 48 के बारे में। 48 एग्रीकल्चर हस्बेंड्री की बात करता है, और 48A इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात करता है। और ये सब डीपीएसपी के पार्ट है, इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात करता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और मैं एक एक आर्टिकल को इसलिए अच्छे से लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इन चीज़ों को इस तरह से नहीं करेंगे ना, देखिए कुछ लोग बोर भी हो रहे होंगे तो 2x पे करके देख लीजिए, लेकिन अगर इसको आपने आधे घंटे दिए हैं ना इस क्लास को, तो यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें आप लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली मतलब आपका नुकसान होने वाला है, कुछ बहुत ही अच्छा फायदा होके जाएगा। क्योंकि मैं उन चीज़ों की तरह नहीं जा रहा हूँ ना कि भाई कुछ भी बता दो कुछ भी चले जाओ, नहीं नहीं, वो हो ही नहीं पाएगा मुझसे। अब देखिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द इलेक्शन कमीशन द पावर टू सुपरवाइज इलेक्शन इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट। अब देखिए इलेक्शन कमीशन की जो बात होती है ना, वो बेसिकली होती है किस पार्ट में, पहले ये मैं बता देता हूँ। तो पार्ट 15 जो है वो इलेक्शन कमीशन की बात करता है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें जो है 324 से लेकर के 329 तक की लगभग लगभग आर्टिकल जो है ना, वो लगभग लगभग इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं आंसर इसी के बीच में होना चाहिए। तो आंसर जब इसके बीच में होगा, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट दिख गया कि ये 324 आंसर दिख गया। तो ये एक तरीका होता है एमसीक्यू एलिमिनेट भी करने का। अगर आपको पार्ट पता होगा, अगर आपको पता होगा कि इलेक्शन किस किस चीज में आता है, तो यहाँ से आप चीजें इजिली कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं 14। 314 रिपील्ड हो चुका है, ये भी आपको मैं बता दूं, ये भी रिपील्ड हो चुका है, ये है नहीं। और 315 क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट, मतलब 315 इसलिए मैंने जानबूझ के बता दिया। अब बात कर लेते हैं 341 और 342। 341 और 342 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 341-42 दोनों साथ में दे दिया है, तो कंफ्यूजन पॉइंट यहीं से क्रिएट होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि लोगों को क्या लगता है ये चीज़ें आंसर में आ सकती हैं। तो ये दोनों एक्चुअली क्या है ना, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए है, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ये दोनों हैं। और बेसिकली ये आता है किसमें, स्पेशल जो प्रोविजन दिए गए हैं ना, उसमें आता है, स्पेशल प्रोविजन में आता है, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन में आता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट पे आते हैं। Which article of Constitution of India provide that each Indian state will have a governor? कौन सा आर्टिकल बोलता है कि हर स्टेट में गवर्नर होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, गवर्नर वाला जो आर्टिकल है वो शुरू होता है कितने से, 153 से लेकर के 162 तक। 162 तक ये गवर्नर का आर्टिकल है। अगर इसके बीच में है क्वेश्चन तो वो गवर्नर से ही रिलेटेड होगा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्योंकि किस आर्टिकल में है। तो अब देखिए 52 एलिमिनेट हो जाएगा, 51 एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो गवर्नर वाले में है ही नहीं। अब बचा 53-54। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे भाई गवर्नर होना चाहिए, तो यही हो गया गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब पहले गवर्नर होना चाहिए, ये बात करता है 53। और 54 क्या कहता है, जब आया तो भाई एग्जीक्यूटिव की पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट की बात करता है 54। अब बात कर लेते हैं 51-52। 51-52 भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, ये देखिए 48 90 48 मतलब 148 से लेकर के 151 तक ये कैग की बात करता है। 141 कैग की बात करता है डायरेक्ट, कि क्रॉप्टन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। अब 149 क्या करता है, ड्यूटी की बात करता है। तो 51 क्या कहता है, 51 क्या कहता है कि ऑडिट जो रिपोर्ट है ना वो कैसे होती है, ऑडिट रिपोर्ट की बात करता है 51। और 52 क्या बात करता है, तो थोड़ा सा मैं हटा दे रहा हूँ। आर्टिकल 52 क्या कहता है, 152। यहाँ पे मैं अगर 52 बोल रहा हूँ तो इसको आप नॉर्मल समझिएगा। तो अब देखिए 152 से स्टेट शुरू होता है, स्टेट गवर्नमेंट,
ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की बात होती है, मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट। एक सेकेंड, 152 से शुरू क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, अब स्टेट गवर्नमेंट में सबसे पहले क्या आएगा, डिफिनेशन। तो ये एक्चुअली डिफिनेशन की बात करता है 152। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी। देखिए 153, कई बार आपको क्या हो रहा होगा, आंसर ही भूल जा रहा होगा कि मैंने क्या बताया था। तो मैंने बताया था ना कि भाई पहले सबसे पहले जो शुरू होगा वही होगा। अब आते हैं इसमें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, विच बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए CHSL का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फिनांस कमीशन। फिनांस कमीशन किस आर्टिकल के हिसाब से आएगा, तो ये आएगा 280। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे बहुत ज्यादा बताना होगा, क्योंकि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना उसमें जब बहुत सारी है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन का मैंने बताया है। इलेक्शन कमीशन में आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन 324 में आता है। कौन सा, ईसी, इलेक्शन कमीशन। अगर हम लोग बात करें 315 की, तो यूपीएससी आता है। सब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना उनकी बात कर रहा हूँ। अगर 148 मैंने अभी कैग बता दिया आपको। अगर हम लोग बात करें 76, तो अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, एजी। और अगर हम लोग बात करें 280, तो फिनांस कमीशन होता है। तो ये चीजें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं एक आध बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये चीजें एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस भी हैं बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इससे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अंडर द आर्टिकल, ठीक है, अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डैश है ऑफ इंडिया, द कोरम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन सिटिंग हाउस इज द 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। अब भारत के संविधान में अनुच्छेद के अनुसार सदन में बैठक करने की गतिपूर्ण सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। अब कितना 10वां भाग है, ये किस आर्टिकल में मेंशन है। तो देखिए पहली चीज, सदन की जितनी भी बातें हैं ना, मतलब देखिए ये कह रहा है, वैसे ये मैं समझा दे रहा हूँ कि 1/10 टोटल मेंबर होने चाहिए, किस आर्टिकल में बोला गया है, साफ साफ ये बता दीजिए बस मुझे। तो एक्चुअली में ये जो है ना, ये देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। इसलिए टफ क्वेश्चन है ना क्योंकि ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और प्लस ये चीजें यहाँ पे लोगों को दिमाग में आ जाता है कि यार सारा ऑप्शन तो आस ही पास दे दिया है, 100, 101, 102, 103, मतलब यहाँ पे आप ना एलिमिनेशन नहीं लगा पाएंगे अगर आपको याद नहीं है। क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि जो सदन की बात होती है, लेजिस्लेचर की बात होती है, वो शुरू होती है 89 से, पार्लियामेंट की बात मतलब अगर की जाए, तो पार्लियामेंट 89 आर्टिकल से शुरू होता है, और ये तकरीबन जाके खत्म होता है, मतलब सब चीज ले लिया जाए, डिस्क्वालिफिकेशन, बिजनेस का जो कंडक्ट होता है, वो 106 पे जाके खत्म होता है। तो ये जो है ना इलिमिनेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका आंसर होगा क्या, 100। ये बात किस में की गई है, 100 में की गई है। ठीक है, ये बात 100 में की गई है, तो 100 तो हो गया। अब 101 देखते हैं। 101 क्या कहता है, वैकेशन ऑफ सीट्स, मतलब खाली जो सीट है उसकी बात करता है, वैकेंट सीट की, वैकेंट सीट की बात करता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर 102 की बात करता है। डिस्क्वालिफिकेशन, एक सेकेंड, 102 क्या कहता है, डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक, अब 103 क्या कहता है, 103 कहता है डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। मतलब जो डिसीजन है ना, मतलब कि उस पर जो लिया जाएगा कि उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो कि नहीं, वो 103 में कहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। बहुत ही इजी है। आपको पता है कि ये आता है किसमें, ये आता है फंडामेंटल राइट्स में। तो ऑब्वियस है ये क्वेश्चन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। और बेसिकली ये किस से रिलेटेड है, तो सेविंग लॉ, सेविंग ऑफ लॉ से रिलेटेड है। और 21A राइट टू एजुकेशन मैंने पहले बताया, राइट टू एजुकेशन मैंने पहले ही बताया। और 15 किससे रिलेटेड है, 15 रिजर्वेशन से रिलेटेड है, 15 रिजर्वेशन से रिलेटेड है, और राइट टू इक्वलिटी में आता है, राइट टू इक्वलिटी में आता है। ठीक है, और 51A यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज से है। ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। मैं कुछ चीजें इससे बता देता हूँ कि इसका क्या हुआ था। ये 42nd अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। स्वर्ण सिंह, ये कई बार क्वेश्चन आया कि कौन सी कमेटी इसमें इन्वॉल्व थी। तो आई होप कि ये चीजें आज आपको क्लियर हो रही होंगी कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को दिया था। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। इनिशियली स्टार्ट में जो थे ना वो 10 थे, स्टार्ट में 10 थे, बाद में एक ऐड हुआ एजुकेशन वाला। ठीक है, 86 अमेंडमेंट से, 86 अमेंडमेंट से। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट पे आते हैं।
हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए टोटल 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसमें कि देखा जाए तो 22 पार्ट है। 22 में भी 3 पार्ट ऐसे हैं, टोटल 25 पार्ट हैं, जिसमें कि 3 पार्ट ऐसे हैं जो कि सब पार्ट हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ कि 9th ए, 9th बी, ये सब जो है सब पार्ट है। तो ऐसे ही 3 और जुड़े हैं, टोटल 25 पार्ट अब हो गए हैं। स्टार्ट में कितने थे? 22 थे। और टोटल स्टार्ट में कितने आर्टिकल थे? 395 थे। 395 थे, अभी 400 प्लस है। बहुत सारे आर्टिकल्स हो चुके हैं क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है, समय अनुसार जैसी नीड थी वैसी चीजें बढ़ती गई हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6th शेड्यूल में कौन कौन से पहले तो स्टेट हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और 6th शेड्यूल क्या कहता है। टोटल 12 शेड्यूल है, आपको बता दिया। 6th शेड्यूल में एक्चुअली क्या है ना कि 4 स्टेट हैं, बट बाकी स्टेट तो कवर कर लेते हैं 5th शेड्यूल में, लेकिन जो 6th शेड्यूल है उसमें बस हम लोग 4 स्टेट की बात करते हैं। 6th शेड्यूल की बात करते हैं, ठीक है। शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले आता है आसाम की बात करते हैं उसमें। दूसरा हम लोग अगर बात करें तो उसमें मेघालय की बात करते हैं। अगर आप मैप देखेंगे तो दोनों आसपास हैं। फिर नीचे आएंगे हम लोग तो त्रिपुरा की बात करते हैं, और उससे थोड़ा सा बगल में जाएंगे अगर हम लोग तो हम लोग वहाँ पे किसकी बात करते हैं? मिजोरम की बात करते हैं। ये 4 स्टेट की हम लोग बात करते हैं। अब बचा इसमें से कौन सा नहीं है? मेघालय है, आसाम है, त्रिपुरा है, तो मणिपुर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिजोरम होता है। और यहीं पे कंफ्यूज करते हैं, ये एमटीएस में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर नहीं है इसमें, बाकी ये तीनों है। ये 4 स्टेट टोटल हैं जो कि 6 शेड्यूल में है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन? कौन सा शेड्यूल? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पंचायत राज के बारे में थोड़ा सा डिटेल मैंने आपको दी थी कि क्या किस किस में आता है। पार्ट के टाइम पे 9th ए 9th बी के बारे में जब बात की थी, तो देखिए बेसिकली 11th शेड्यूल जो ऐड किया गया था ना, 11th शेड्यूल जो ऐड किया गया था, मैं एसडी लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। हाँ, 11th शेड्यूल जो ऐड किया गया था वो पंचायत के हिसाब से ऐड किया गया था। और पंचायत कौन सा अमेंडमेंट था? 73rd अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है। और कौन से आर्टिकल में इसको ऐड किया गया था? 243H में, ठीक है, 243H में, क्योंकि स्टेट के हिसाब से इसको पावर दी गई थी इम्पोज करने की। तो ये तो हो गई उसकी बात। अगर बात करें हम लोग 74th अमेंडमेंट की, दोनों के आस ही पास हुए थे, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम लोग क्या हुआ था? म्यूनसिपालिटीज की बात की गई थी। और म्यूनसिपालिटीज में भी अगर हम लोग बात करें तो कौन से पार्ट में ये गया था? तो ये शेड्यूल जो था ये शेड्यूल 12 था, और पार्ट ये भी 9th बी में आया था, 9th बी में आया था, ठीक है। और ये भी 243 आर्टिकल के अंतर्गत में था, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आंसर देख सकते हैं 11 शेड्यूल।